तो उत्तर प्रदेश की दो हॉट सीट कांग्रेस की परंपरागत सीटें, इन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। विश्लेषण हम वो करेंगे, इन दो सीटों का इतिहास क्या है और क्या कुछ समीकरण बनेंगे जब कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। सबसे पहले आदर्श, मैं आपके पास आ रहा हूं। आदर्श, जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। सोचा जा रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी होंगी और अमेठी में राहुल गांधी की वापसी होगी, लेकिन जो सब हुआ है उसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आदर्श आप? देखिए, बिल्कुल सुमित, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार या कांग्रेस की परंपरागत सीट उनकी रही है, उस पर शिफ्ट इस तरीके से क्यों हुआ इस बार, जब सोनिया गांधी ने वहां से चुनाव ना लड़ने और राज्यसभा जाने का फैसला किया, तो उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी की जगह पर प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से, तो वहीं राहुल गांधी वापस अमेठी में वापसी कर सकते हैं। ये कयास थे, सबको उम्मीद भी यही थी, और जहाँ तक कि हमारी कांग्रेस के लोगों से बातचीत हुई थी, उन लोगों का भी कहना यही था कि हम लोग भी ये चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सेंट्रल कमेटी की तरफ से, कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस की तरफ से एक सर्वे करवाया गया। सर्वे अमेठी और रायबरेली की सीट पर करवाया गया। इस सर्वे के आधार पर यह तय किया गया कि आखिर कौन सी सीट मुफीद होगी। और एक बात और समझने की जरूरत है सुमित, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही दो ऐसे बड़े चेहरे फिलहाल कांग्रेस के पास में हैं जो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों चेहरे अगर यहां पर चुनाव में उलझ जाते, अपनी अपनी सीटों को लड़ने की लड़ाई लड़ते, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसका नुकसान पूरे देश में उनको होता। और शायद इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा को इस पूरे कैंपेन से, चुनावी कैंपेन, माफ कीजिएगा, चुनाव लड़ने के कैंपेन से, उनकी खुद की सीट बचाने के कैंपेन से फ्री रखा गया है। राहुल गांधी को अमेठी से जो सर्वे प्राप्त हुआ था उसके आधार पर निर्णय लेकर रायबरेली शिफ्ट किया गया है, उनकी परंपरागत उनकी मां की सीट पर शिफ्ट किया गया है, और प्रियंका गांधी वाड्रा को फ्री रखा गया है ताकि वो बाकी जगहों पर भी चुनाव लड़ सके। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी को भी रायबरेली में मेहनत करनी होगी। बिल्कुल आदर्श, अगर रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से प्रियंका गांधी क्यों नहीं, और अमेठी से केएल राहुल क्यों? ये आपसे समझूंगा, मैं लौटूंगा। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझते हैं। सर, दो सीटों पर किस तरीके से देखेंगे आप जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं? निश्चित ही कांग्रेस का बड़ा फैसला है, मगर हैरानी इस बात की है कि यदि राहुल को रायबरेली से ही उतारना था तो इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों किया गया, क्यों आखिरी दिन तक सब कुछ छुपा के रखा गया, आखिरी मौके पे पत्ते क्यों खोले गए? इसका मतलब शायद ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से सरप्राइज पॉलिटिक्स कर रही है, अचानक चौंकाती है नाम से, तो वैसे ही कुछ अब कांग्रेस भी उसकी रणनीति के आधार पर ही अपनी रणनीति बना रही है। हो सकता था तो ये फैसला तो बहुत पहले ही किया जा सकता था, क्योंकि देश भर में राहुल गांधी के लिए कोई देश भर में सबसे सुरक्षित सीट है तो रायबरेली है। इसे रायबरेली सीट का इतिहास हम देखें तो यहाँ पे यदि 20 लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो 17 बार। ब्रजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ब्रजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाइए जरा। वर्षों पुरानी मांग कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए, और जिन्होंने भारत में आकर वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतज़ार किया, 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सीएए का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। तो सीएए पर अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे थे। लोकसभा चुनाव है, सीएए को लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली सीट की। ब्रजेश जी कुछ बता रहे थे, आप इतिहास के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे रायबरेली सीट को लेकर, कहिए। सुमित, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रायबरेली सीट है गांधी परिवार के लिए देश की सबसे सुरक्षित सीट है। यहाँ से फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा था, पिछले 2 बार यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। उसके बाद ये सीट सोनिया गांधी के पास आई। सोनिया गांधी यहाँ से लंबे समय तक सांसद रही, 5 बार की सांसद थी, और इस बार वो राज्यसभा की सांसद बन के, जब उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहा तो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद है। उसके पहले यहाँ पे सतीश शर्मा थे और शीला कौल थी। तो कुल मिला के गांधी परिवार की सबसे सुरक्षित सीट थी, और इसी सुरक्षित सीट पर राहुल गांधी को उतारा गया है। मगर एक बड़ा सवाल ये था कि अमेठी से कौन, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद रायबरेली से प्रियंका उतरती और राहुल गांधी को अमेठी से उतारा जाता। मगर जो जैसा कि आदर्श बता रहे थे कि यदि दोनों के यहाँ से उतारा जाता तो दोनों बड़े स्टार कैंपेनर यहाँ फंस जाते। तो फिर शायद यही फैसला लिया गया कि दोनों में से एक सीट जीतना बेहद जरूरी है। तो रायबरेली चूंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और हर बार यहाँ से कांग्रेस जीती है और हर बार बड़े बड़े मार्जिन से जीती है। और मैं बता दूं, ये वही सीट है जहाँ से एक बार
इंदिरा गांधी हार चुकी हैं 77 में। उनको जब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था तो राज नारायण ने बुरी तरह हराया था। तो ये बड़ी ऐतिहासिक सीट है और सीट पर यदि राहुल गांधी की एंट्री होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में ये बड़ा बदलाव है कि राहुल गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से अपनी दूरी बनाए हुए थे, वार्ड नार से उन्होंने चुनाव लड़ा था, ऐसा लग रहा था कि गांधी परिवार का अब उत्तर प्रदेश से रिश्ता खत्म होने वाला है। मगर कार्यकर्ताओं की मांग की और मांग थी कि कांग्रेस के गांधी परिवार यहाँ जुड़ा है, उसके आधार पे ये रणनीति बनाई गई। और जो अमेठी सीट थी, अपने जो उनके खास व्यक्ति थे के एल शर्मा, उनको यहाँ से उतारा गया है। मगर रायबरेली सीट पे राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही इस चुनाव से, इस सीट के राहुल गांधी के आने से उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव एक तरीके से जिंदा हो गया है और कांग्रेसी और ज़्यादा उत्साह से काम करेंगे। मगर एक बात और है कि इस बार रायबरेली सीट उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भी बदला हुआ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एकजुट होकर एक साथ गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो राहुल की राह यहाँ तो पहले ही आसान थी मगर अब और आसान हो जाएगी। हालांकि बीजेपी ने यहाँ से दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। दिनेश प्रताप पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और दोबारा फिर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मगर दिनेश प्रताप सिंह का इतिहास भी कांग्रेस का ही है, वो भी पहले कांग्रेस में थे। देखिए, ये गांधी परिवार की हमेशा से परंपरा रही है कि वो गांधी परिवार अपना एक भरोसेमंद आदमी लंबे समय तक अपने साथ रखता है और उस भरोसे के आदमी को फिर आगे बढ़ाता है। के एल शर्मा नए नहीं हैं, इसके पहले शीला कौल रह चुकी हैं, सतीश शर्मा वहाँ से रह चुके हैं, आर के धवन, माखनलाल फोतेदार, ये कुछ उन लोगों की लिस्ट है जो गांधी परिवार के हमेशा करीबी रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी रहने के साथ साथ उनकी ऐसी जो सीट्स हैं उनकी परवरिश करते हैं वहाँ पर। जैसे के एल शर्मा को राजीव गांधी लेके आए थे अमेठी, क्योंकि राजीव, जैसे सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती हैं चुनाव, तो जो राजीव गांधी थे तो वो लगातार अमेठी से चुनाव लड़े हुए हैं। तो अमेठी की देखरेख के लिए, अमेठी की लोकसभा सीट को काम करने के लिए राजीव गांधी के एल शर्मा को लेकर आए थे। तो जब भी हम लोग अमेठी के जो लोग जानते हैं वो हमेशा जानते हैं कि गांधी परिवार का कोई शख्स आएगा तो पहले किशोरी लाल आएंगे, बाद में गांधी परिवार के लोग आएंगे और उसके जाने की बात तक रुके रहते हैं। तो किशोरी लाल शर्मा वहाँ एक बड़े रहस्यमयी व्यक्तित्व हैं। वो राहुल गांधी परिवार के भरोसेमंद है। राहुल वहाँ का जो गांधी परिवार और जनता के बीच की कड़ी है, तो आखिर में कभी ना कभी ऐसे नवाजा जाता है, तो आज उनको नवाजा गया है। इसके पहले रायबरेली की बात करें तो सतीश शर्मा राजीव गांधी के साथ कैप्टन थे, हवाई जहाज उड़ाते थे। और जब वो राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आए तो कैप्टन सतीश शर्मा को भी लेके आए। तो जब उनको कहीं से लड़ाने की बात आई तो उन्होंने रायबरेली से 2 बार सतीश शर्मा को टिकट दी और सतीश शर्मा रायबरेली के सांसद हुए। तो ऐसे गांधी परिवार का एक विश्वस्त आदमी हमेशा परिवार के साथ रहता है, जिसको एंड टाइम पे ऐसी जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो आर के धवन हो, चाहे शीला कौल हो, चाहे माखनलाल फोतेदार हो। एक बड़ी लंबी सी फहरिस्त है जो गांधी परिवार के आसपास जो लोग होते हैं उनको कभी ना कभी ऐसे मौक़ों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। और किशोरी लाल शर्मा उसी जिम्मेदारी, उसी भरोसेमंद व्यक्ति, उसी भरोसेमंद कड़ी की अगली कड़ी है कि अब किशोरी लाल शर्मा को अमेठी की जिम्मेदारी दे दी गई है। मुझे लगता है रायबरेली एयरपोर्ट के शॉट हैं जहाँ पे प्राइवेट चार्टर प्लेन होता है, गांधी परिवार होता है, रॉबर्ट वड्रा हैं, प्रियंका गांधी हैं, अशोक गहलोत हैं और उनकी टीम है पूरी। और ये सारे लोग, हैरानी इसी बात की कि इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया गया था, क्यों आखिरी दिन नामांकन फॉर्म भरने के लिए पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ, 2-2 सीटों के लिए सस्पेंस बना के रखा गया था। यदि ये पहले ही तय हो जाता कि रायबरेली से उनको लड़ना है तो आराम से कोई ऐसी कोई वजह नहीं थी, क्योंकि सबसे सुरक्षित सीट तो रायबरेली थी। मगर जैसे कि आदर्श ने बताया कि सर्वे हुआ कि रायबरेली से लड़वाया जाए या अमेठी से लड़वाया जाए, तो रायबरेली तो निश्चित ही मुफीद सीट है गांधी परिवार के लिए। तो अब जाके ये तय हो गया कि रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी, और जो प्रियंका है वो चुनाव मैदान में नहीं उतर रही, वरना यही सोचा जा रहा था कि दोनों भाई बहन चुनाव मैदान में उतरते और चुनाव को एक बूस्ट मिलता। मगर चलिए, इस बहाने उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद रोचक हो गया है और रायबरेली में 4थे चरण में मतदान होना है। और रायबरेली में हमें लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है। और जैसे कि अभी हमने अपने डॉक्टर मोहन यादव की बाइट सुनी, डॉक्टर मोहन यादव अमेठी गए थे स्मृति ईरानी का पर्चा भरवाने, तो उन्होंने भी कहा कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने जो काम किया है, जो पहचान बनाई है, जो घर लिया है, उससे अमेठी में
प्रियंका स्मृति ईरानी को टक्कर देना थोड़ा मुश्किल होता गांधी परिवार को। पिछली बार भी उन्होंने जिस मेहनत से सीट निकाली और जिस तरीके से वहाँ लोगों से अपने संबंध बनाए, वो एक कांग्रेस के लिए चौंकाने वाली बात तो रही। इसलिए शायद अमेठी और रायबरेली में से रायबरेली को चुना गया। अमेठी को अपने परिवार के विश्वस्त व्यक्ति के एल शर्मा के लिए छोड़ दिया गया। मगर निश्चित ही अमेठी से लड़ते तो चुनाव और थोड़ा कड़ा होता, रोमांचक होता। कुछ ही देर बाद राहुल गांधी नामांकन यहां पर दाखिल करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, रॉबर्ट वाड्रा वहां पर पहुंचे हुए हैं, अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर बाद राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगे। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी होगा। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? केसी वेणुगोपाल भी दिख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल भी दिख रहे हैं जो कांग्रेस के महासचिव हैं। और राहुल गांधी के बेहद, देखिए सोनिया गांधी भी पहुंची है, राहुल गांधी भी दिखने लगे हैं। पूरा परिवार आया है, पूरे परिवार के लिए बेहद खास मौका है। ये बेहद खास मौका है कि किस तरीके से पूरे परिवार ने आज एकजुट होकर नामांकन भरने जा रहे हैं। तो दरअसल गांधी परिवार का अमेठी और रायबरेली से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है और इसी रिश्ते को फिर पुनर्जीवित करने के लिए दोनों आए। देखिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आपस में गले मिले और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। अशोक गहलोत हैं, केसी वेणुगोपाल हैं। वेणुगोपाल आजकल राहुल गांधी के जिस तरीके से इर्द गिर्द बने रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के हर बड़े फैसले में केसी वेणुगोपाल का हाथ है। केसी वेणुगोपाल ही वो शख्स हैं जो राहुल गांधी को केरल लेके गए, वायनाड से चुनाव लड़वाया, जिताया। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं और लगातार चलते हुए आ रहे हैं। कैमरामैन फोटो ले रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, भाई बहन की जोड़ी अगर चुनावी मैदान में होती अमेठी रायबरेली से तो कुछ अलग ही बात होती। फिर नहीं, निश्चित ही भाई बहन की, पर देखिए इन दोनों भाई बहन के ऊपर पूरे कांग्रेस का दारोमदार है। इन दोनों भाई बहन के अलावा कांग्रेस में कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जिसको पूरे देश में पहचाना जाए। कहने को तो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मगर खड़गे जी की अपनी एक सीमा है। वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके पूरे पैन इंडिया में कोई खास अप्रोच नहीं है। तो शायद यही पार्टी के हित को देखते हुए एक भाई को चुनाव मैदान में उतारा है और एक बहन लगातार चुनाव प्रचार करती रहेंगी। कल मध्य प्रदेश में आई थी मुरैना, और जिस तरीके से मुरैना में उन्होंने भाषण दिया था और जिस तरीके से भावुक हुई थी, अपने पिता के नाम पे विरासत को शहादत कहा था। तो यदि मोदी के खिलाफ कोई बढ़िया तरीके से आमने सामने हो रहा है तो प्रियंका गांधी ही हैं, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान से दूर रखा गया है। राहुल गांधी के भाषण में, राहुल गांधी के बयानों में वो तेजी नहीं आती है जो प्रियंका जनता से कनेक्ट करती हैं, अच्छा भाषण देती हैं, और जब वो भावुक हो जाती है तो जनता उनके साथ जुड़ने की कोशिश करती है, जो चीज़ राहुल गांधी में देखने को नहीं मिलती। तो देखिए एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ है, सब लोग। और ब्रजेश जी, विपक्ष के मतलब विरोधियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगातार लगाए जाते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, राहुल हैं, प्रियंका हैं, सोनिया हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें इमोशनल भी करती हैं, भावनात्मक टच भी उनमें कहीं ना कहीं होता ज़रूर है। देखिए जो परिवारवाद है वो भारतीय राजनीति का एक अनिवार्य अंग हो गया है। उस परिवारवाद को आप कुछ भी कहिए, मगर हर राजनीतिक पार्टी में, या परिवारवाद क्यों राजनीति में क्यों, हर कुछ खेलों में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, धंधों में भी होता है, और तमाम जगहों पर होता है। वो परिवारवाद को ऐसी बुराई के रूप में आप भले ही मुद्दा बनाने की मुद्दा बना सकते हैं, मगर उससे इनकार नहीं कर सकते। हर आज के ज़माने में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक परिवार की दी हुई पार्टियां हैं। उस परिवार की परंपरा को दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ाती है। और तो हम तो यहाँ रायबरेली में देख रहे हैं, तीसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी फिरोज गांधी की थी, फिरोज गांधी इंदिरा गांधी की ने रायबरेली से चुनाव लड़ा। दूसरी पीढ़ी फिर राजीव गांधी आए, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, और अब इसके बाद अब राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अच्छा देखिए मजे की बात यह कि राहुल गांधी ने कैसा एक व्हाइट टी शर्ट को अपना ड्रेस आइकॉन बना लिया है ना, हमेशा उस व्हाइट टी शर्ट पे ही नजर आते हैं और बजाय कुर्ते पजामा पहनने के। तो निश्चित ही कांग्रेस ने इस चुनाव में बहुत कुछ अपना दांव पे लगाया हुआ है। अब देखना यह है कि जो इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस है कितना कुछ कर पाती है, मगर निश्चित ही एक बड़ा संदेश दे रही है कांग्रेस राहुल गांधी को रायबरेली से उतार के कि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस ने अभी छोड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पैर जमे रहेंगे। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां कहते हैं कि सत्ता की सीढ़ी उत्तर प्रदेश से ही जाती है। तो यही वजह है कि पीएम मोदी भी बनारस, गुजरात छोड़ के बनारस आए। बनारस से वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 2 बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो मजा है वो और किसी प्रदेश की राजनीति में नहीं है। बिल्कुल बहुत ही दिलचस्प है, मजा है। और जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली
का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर जाता है। विवेक पांडे भी राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पत्ते खोल दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी रायबरेली से, अमेठी से केएल शर्मा। कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ उत्साह है? मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या कुछ बातें चल रही हैं इन दोनों ही सीटों को लेकर? विवेक, देखिए, कांग्रेस ने एक तरीके से सस्पेंस क्रिएट किया, और सस्पेंस इसलिए क्रिएट किया क्योंकि देखा जाए तो 2014 और 19 के चुनाव में यहाँ पे कई ऐसे उम्मीदवार उतरे जिन्होंने, जो तमाम प्रत्याशी थे, रायबरेली की बात कर ली जाए, अमेठी में सबसे ज़्यादा डेंट राहुल गांधी को इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ से और भी कई उम्मीदवार थे। तो जो सबसे ज़्यादा ओबीसी वोटर है उनका वोट बैंक कई और प्रत्याशियों की जगह शिफ्ट हुआ, और यही कारण थे कि स्मृति ईरानी को सबसे ज़्यादा बढ़त मिली। अब कांग्रेस ने आखिरी वक्त तक अपने पत्ते इसलिए नहीं खोले कि वहां सस्पेंस क्रिएट किया कि आखिर गांधी परिवार से कौन लड़ेगा। अमेठी में डाउटफुल सिचुएशन थी, और सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली में सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में लंबे समय से रही, इसलिए राहुल गांधी को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी तमाम कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से आश्वस्त है कि रायबरेली से राहुल गांधी जीत जाएंगे। अमेठी में ये जरूर उनका मानना है कि अगर प्रियंका गांधी को दिया होता तो ये सीट बेहद खास हो जाती, क्योंकि स्मृति ईरानी जब मैदान में है तो ऐसे में प्रियंका गांधी, जिन पर कोई भी आरोप एक तरीके से नहीं लगा है, क्योंकि राहुल गांधी को अक्सर किसी न किसी मामले में बीजेपी हमेशा घसीटती आई है। देखिए, अमेठी भी कांग्रेस परिवार की बड़ी परंपरागत सीट रही है। राजीव गांधी वहाँ से उतरे थे, और उसके पहले वहाँ से संजय गांधी ने वहाँ चुनाव लड़ा था। संजय गांधी, राहुल गांधी, और फिर अब लगातार राहुल गांधी चुनाव लड़। दरअसल अमेठी और रायबरेली बेहद एक ही इलाके की सीट्स हैं, बहुत पास हैं, दिल्ली से ही पास पड़ती हैं। तो और इन इलाकों को हमेशा से गांधी परिवार ने अपने लिए सहेज के रखा है कि दो सीटें ऐसी हैं जहां पे वो जब चाहे होता चुनाव मैदान में होते हैं और लगातार जीते हैं। अमेठी में भी लंबे समय तक गांधी परिवार का दबदबा रहा है। मगर बड़ी बात यही कि जो लोग सवाल उठाते हैं, देखिए सवाल इस बात का उठाते हैं कि अमेठी और रायबरेली कहने को तो देश के सबसे बड़े पावरफुल परिवार की सीट्स रही हैं, मगर उन इलाकों में उतनी बड़ी तब्दीली अभी तक देखने को नहीं मिली है। अमेठी में जरूर कार का कारखाना लगाने की बात हुई थी, रायबरेली में भी कुछ कारखाने लगे हुए हैं, मगर हम लोग ने जब हम लोग चुनावी दौरे पे अमेठी और रायबरेली गए, मगर वैसा बदलाव देखने को हमको दोनों सीटों पर नहीं मिला जो महाराष्ट्र की सीटों पर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में आप बारामती जाइए या गुजरात की कुछ खास सीटों पर जाइए, और या हम छिंदवाड़ा जाते हैं, तो इन सीटों पर यहाँ का जो सांसद होता है इतना काम करता है कि एकदम चमक दमक वाली सीटें दिखती हैं, और लगता है कि ये सीट इस व्यक्ति के नाम से पहचानी जा रही है, तो वो उस व्यक्ति ने उसके लिए कुछ किया भी है। कमलनाथ अपनी छिंदवाड़ा की सीट के लिए से कहें तो बदनाम रहे हैं। वो जयराम रमेश ने बताया था कि हम जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट लेके जाते थे वो हर बार बोलते थे कि इसमें छिंदवाड़ा के लिए क्या खास है, छिंदवाड़ा के लिए कुछ रखोगे तभी इस बिल को हम पास करेंगे। तो अपनी सीट से इतनी मोहब्बत करते थे, उसको तो नरिश करते थे। मगर गांधी परिवार के साथ ये दिक्कत है कि गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली दोनों को कभी उस तरीके से संपन्न तरीके से वैसा बड़ा नहीं किया। वही वजह है कि जैसे ही स्मृति ईरानी आई, स्मृति ईरानी ने यहाँ जब सवाल उठाने शुरू किए कि अमेठी की परिवार तो यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, मगर सीट वहीं क्यों रह जाती है, यहाँ के लोग वहीं क्यों खड़े रह जाते हैं, यहाँ पे बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ के लोगों की किस्मत तकदीर क्यों नहीं बदल रही। तो इस बात को जनता ने माना। और देखिए, अमेठी से स्मृति ईरानी जीती, तो यही बात रायबरेली में, दोनों में कारखाने तो हैं मगर वो कारखाने अब बंद पड़े हुए हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट से राहुल गांधी अब उम्मीदवार हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी चुनौती अब राहुल गांधी के सामने है आज के इस दौर को देखते हुए, जब भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत जन समर्थन मिल रहा है। तब नहीं, देखिए बड़ी बात वही है कि जो बात की जा रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ से सत्ता की सीढ़ी दिल्ली तक जाती है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश बहुत खास राज्य है, यहाँ पे गांधी परिवार हमेशा से रहना चाहता था। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ से रुखसत की वायनाड चले गए थे, तो उसके बाद से लगातार मुद्दा बनाया जाता। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो रणछोड़ हो गए, वहाँ चले गए, और अभी हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि वायनाड क्यों चले गए, तो उनको मुद्दा बनाया जाता। मगर ये दो सीटें ऐसी हैं, चाहे अमेठी की बात करें चाहे रायबरेली की बात करें, दोनों सीटें कांग्रेस परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं। या अभी हमने रायबरेली की बात तो की कि वहाँ से 20 चुनाव में 17 बार कांग्रेस ने जीती है, और करीब 10 बार सीधे सीधे गांधी परिवार के लोग ही जीते हैं। यदि हम अमेठी की बात करें, अमेठी भी लगातार वहाँ पे संजय गांधी जीते हैं, वहाँ पे एक बार संजय गांधी जीते हैं, 4 बार राहुल गांधी जीते हैं, एक बार सोनिया जीती है, एक बार सतीश सिंह जीते हैं। एक सवाल मेरे मन में है ब्रजेश जी, अमेठी सीट से राहुल गांधी को उतारा गया, अमेठी सीट कांग्रेस पार्टी हार गई। अब रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में है, तो कहीं
एक रिस्क तो नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए? रिस्क तो नहीं लिया है कांग्रेस पार्टी ने? ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी आप मानते हैं क्या? नहीं, रिस्क जैसी बात तो नहीं, क्योंकि देश की कांग्रेस परिवार की बात करें, कांग्रेस परिवार के लिए देश की सबसे सुरक्षित यदि कोई सीट है तो वो रायबरेली है ना, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं, और वो तीसरी पीढ़ी यहाँ पर उतर रही है। फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, इंदिरा गांधी लड़ी, सोनिया लड़ी, राजीव गांधी लड़े, और अब फिर यहाँ पे राहुल गांधी की एंट्री हुई है। और जैसे कि हमारे आदर्श ने बताया कि वहाँ पे एक सर्वे हुआ था, सर्वे में तय किया गया कि अमेठी और रायबरेली में से कौन सी सीट ज़्यादा मुफीद रहेगी, तो रायबरेली निकल के आई है। तो इस सीट को कांग्रेस अपने पास, गांधी परिवार अपने पास रखना चाहता है, इसलिए राहुल को वहाँ उतारा है। राहुल यहाँ उतरेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि जो कहा जा रहा है कि गांधी परिवार छोड़ के चला गया। देखिए, अभी तक यहाँ से 5 बार से सोनिया गांधी सांसद थी रायबरेली से, मगर अपनी बीमारी के चलते इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। उनको राजस्थान से राज्यसभा की सीट लड़वा के उनको सांसद बनवाया गया है। और शायद यही वजह है कि अभी हमने जो विजुअल्स देखे उसमें अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी एक साथ थी। तो ये बहुत दिनों बाद ये विजुअल्स हम लोगों को देखने मिल रहा है कि जब ऐसे विजुअल्स हमको तब देखने मिले थे जब सोनिया गांधी जयपुर में नामांकन फॉर्म भरने गई थी राज्यसभा के लिए, तब उस समय भी वहाँ पे अशोक गहलोत थे, प्रियंका थी, राहुल थे और सोनिया थी। तो वैसा ही मौका आज आया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब ये परिवार के लोग अलग अलग जगहों पे निकले हुए हैं। हो सकता है कुछ इसमें से अमेठी गए हों, कुछ रायबरेली गए हों, क्योंकि अभी कुछ एकदम तय नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वहाँ भी रोड शो की परमिशन ली गई है। रात में ही अमेठी में रोड शो की परमिशन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ली है, वहाँ भी जश्न की तैयारी है, रायबरेली में भी एक रोड शो की तैयारी है। तो दोनों जगह रोड शो होने, मगर सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो राहुल रायबरेली जाके पर्चा भरेंगे, वहाँ रोड शो करेंगे, मगर अमेठी कौन जाएगा? हो सकता है प्रियंका अमेठी जाए और वहाँ रोड शो करें। तो कुल मिला के इन दोनों सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा अपने पास बरकरार रखना चाहती है। केएल शर्मा के लिए निश्चित ही मुश्किल होगी, राहुल गांधी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी हमेशा से सीट रही है कांग्रेस की, तो वो जीत सकते हैं, और सर्वे में ये सारी बात निकल के भी आई है। मगर अमेठी में मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि वहाँ की प्रत्याशी बेहद दमदार हैं, बहुत संघर्षशील हैं। और जैसे हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर मोहन यादव भी वहाँ से प्रचार करने के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ पर्चा भरवाया था, तो वो उनका भी दावा भी था कि वहाँ के लोग अब बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो सर्वे की बात यहाँ पर सामने आ रही है ब्रजेश जी, कि सर्वे कराया था कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, दिलचस्प बात यह कि हमारे देश के चुनाव में हर बार पाकिस्तान की एंट्री तो होती है, इंतजार किया जा रहा था कि पाकिस्तान की एंट्री कब होगी, तो अब हो गई एंट्री। और ये भारतीय चुनाव का मजा है कि हम लोग जितना लंबा चुनाव चलता है तो हर चरण में कोई नया मुद्दा आता है। तो इस चरण में ये जो नया मुद्दा आया कि जो फवाद खान थे, पाकिस्तान के इमरान खान के जो मंत्रिमंडल के मंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर दी और बीजेपी उसको लेकर उड़ गई। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में जीते। वैसे भी मोदी ने पिछली बार भी कहा था कि यदि यहाँ कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री होती है, और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान की एंट्री होती है। जब पाकिस्तान में चुनाव चलता है तो इंडिया की एंट्री होती है। वो लोग इंडिया की बात करते हैं कि यहाँ ये जीत जाएगा तो वहाँ हिंदुस्तान में फटाके फूटेंगे। तो ये दरअसल चुनाव जीतने की रणनीतियाँ होती हैं, चुनाव जीतने के मुद्दों की तलाश होती है। और आजकल दरअसल चुनाव जमीन पे कम, दिमाग में और हवा में और टीवी चैनल्स पे और मुद्दों पे और नरेशन पे ज़्यादा लड़ा जाता है। तो नए नए नरेशन ढूंढे जाते हैं, नए नए नरेशन क्रिएट किए जाते हैं। तो उसी के इन मुद्दों में कोई गंभीरता, कोई वजनदारी या कोई ऐसा नहीं होता। मगर हाँ, एक चर्चा का एक टॉकिंग टर्म्स हो जाता है कि इस पर चर्चा हो, इस पर चर्चा हो, लोग एक दूसरे को पूछे। तो बीजेपी को फिर एक मुद्दा मिल गया है, और पाकिस्तान के फवाद जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका बयान को लेकर बीजेपी उड़ गई है। और देखिए, कल मोदी जी ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था, अभी हमने ये योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया। तो ये चीज़ पूरे चुनाव भर कांग्रेस को जरूर परेशान करती रहेगी कि उसके जीतने पे पाकिस्तान के मंत्री क्यों प्रसन्न हो रहे हैं। और जबकि कल ही फवाद का बयान ये भी आया कि मैं कौन होता हूं कि इंडिया के उस चुनाव को प्रभावित करने वाला। तो वो हालांकि बैक ट्रैक हो रहे हैं, मगर बीजेपी को तो एक मुद्दा मिल गया है जिसका जवाब कांग्रेस को लगातार देते रहना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी आपने कही है कि आजकल के जो चुनाव हैं वो जमीन पे कम,
हवाओं में ज़्यादा, बातों में ज़्यादा होते हैं। मैं लौटूंगा ब्रजेश जी आपके पास। विवेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के नाम के ऐलान का इंतजार ही कर रही थी। जैसे ही रायबरेली से राहुल गांधी के नाम का ऐलान होता है, धड़ाधड़ रिएक्शन सामने आते हैं। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि वायनाड में पहले ही जमीन खिसक चुकी है, रायबरेली में भी यही हाल है। मोहन यादव कह रहे हैं कि अमेठी में मोदी में माहौल हो गया है, रायबरेली से भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीतने वाली। तो मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही बात है सुमित। इस बार कांग्रेस फ्रंट फुट पे नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। वायनाड से राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर दिया और अंतिम समय में आज जब नामांकन का आखिरी दिन है उस वक्त राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछली बार अमेठी से हार गए थे और वायनाड से जीत गए थे, इसलिए वायनाड से सांसद रहे। लेकिन अब अगर रायबरेली से जीत जाते हैं, वायनाड से भी जीत जाते हैं, तो एक सीट उनको खाली करनी पड़ेगी। इसलिए प्रियंका गांधी को इस अमेठी में टिकट नहीं दिया गया है, अमेठी से चुनाव में नहीं उतारा गया कि अगर राहुल गांधी वायनाड में भी जीत जाते हैं और रायबरेली में भी जीत जाते हैं तो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर प्रियंका गांधी को किसी न किसी एक सीट से लड़ाया जाए। ये एक महत्वपूर्ण कांग्रेस की प्लानिंग है और यही वजह है कि विवेक आप कह रहे हैं, इस पर रिएक्शन में लेना चाहूंगा ब्रजेश सर का। जैसा विवेक कह रहे हैं ब्रजेश जी कि अमेठी और वो रायबरेली वायनाड का जिक्र विवेक कर रहे हैं कि अगर वायनाड से भी जीत जाते हैं, रायबरेली से भी जीत जाते हैं तो एक सीट खाली करनी पड़ेगी, इसलिए प्रियंका गांधी को नहीं लड़वाया गया है चुनाव। ये मानते हैं बात आप? ये रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल अच्छी बात कही विवेक ने कि ये रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी। वायनाड में पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का अच्छा प्रभाव रहा है और वहाँ से जीत सकते हैं। और चूंकि रायबरेली है, रायबरेली में भी कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार का अच्छा दबदबा रहा है, तो यहाँ से भी जीतना राहुल गांधी आगे उनके पास बढ़त है। यदि दोनों सीटें जीत जाते हैं तो पार्टी को सोचना होगा कि कहाँ से राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, और जहां से इस्तीफा देंगे तो फिर वहां से कहीं ना कहीं दोनों जगह में किसी एक को, फिर किसी गांधी परिवार को व्यक्ति को उतारना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहां केएल शर्मा जैसा व्यक्ति नहीं चलेगा, फिर वहां गांधी परिवार का व्यक्ति ही चलेगा। क्योंकि वायनाड से चुनाव लड़के राहुल गांधी ने एक साउथ में कांग्रेस को पहुंचाने की कोशिश की है कि किसी तरह साउथ में कांग्रेस अच्छी मजबूती से दिखे। हालांकि पहले मजबूत हुआ करती थी, बीच में कांग्रेस के पैर वहां से उखड़ गए, तो राहुल गांधी का वायनाड जाने का एक मकसद था। मगर यदि वहां से राहुल गांधी इस्तीफा देके किसी और व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं तो फिर वो वायनाड कभी नहीं जा पाएंगे। तो शायद ये एक रणनीति का भी हिस्सा है कि यदि वायनाड से पार्टी कांग्रेस सीट छोड़ती है या राहुल गांधी सीट छोड़ते हैं तो वहाँ प्रियंका को भेजा जाए। इसलिए शायद सेफ गेम खेलने के लिए, देखो इस पूरी रणनीति में एक बात तो है कि कांग्रेस ने एक जो टर्म होता है प्ले सेफ, तो सेफ प्ले तो किया है कि जो दो सीट्स हैं उनमें से जो रिस्की सीट है उस पर जाके नहीं चुनाव लड़ा, जो सेफ सीट है रायबरेली वहाँ जाके चुनाव लड़ा। इसके बाद प्लान बी ये है कि प्लान बी में दोनों में से एक सीट कोई खाली करना पड़ेगी जीतने के बाद। तो उस प्लान बी के तहत बिल्कुल सेफ गेम की बात आप यहां पर कर रहे हैं, सेफ गेम की बात आप यहां पर कर रहे हैं, लेकिन फिर अमेठी का क्या होगा? क्या अमेठी से अब गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार लड़ता हुआ हमें नजर नहीं आएगा? क्योंकि एक बार राहुल गांधी हार गए हैं, अब ना जाने इस बार क्या होने वाला है। केएल शर्मा चुनावी मैदान में हैं, इस बार भी अगर कांग्रेस पार्टी की हार होती है तो क्या जो परंपरागत सीट कांग्रेस की थी वो अब नहीं रहने वाली? नहीं, यदि कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस के लिए निश्चित ही बड़ा झटका होगा यदि अमेठी फिर से स्मृति ईरानी जीतती हैं तो। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि उनके जीतने की पिछली बार वजह ये थी कि मोदी जी की लहर थी, बालाकोट का प्रभाव था, राष्ट्रवाद की लहर थी, जिसके चलते स्मृति ईरानी जो दिल्ली में रहती हैं, जो मुंबई में रहती हैं, अमेठी आके जीत जाती हैं। मगर अमेठी ने उस सीट पर अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। मगर ऐसा नहीं है कि अमेठी से कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा कोई लोग लड़े नहीं है, नहीं, काफ़ी लोग वहाँ पे संजय सिंह वहाँ से चुनाव जीते हुए हैं जो गांधी परिवार के खास हुए थे, वही संजय सिंह जो बाद में बीजेपी चले गए। तो संजय सिंह, ऐसे कई लोग वहाँ पे मौके पे ये जैसे उसमें कहते हैं कि पार्ट टाइम किसी को वहाँ लड़ा दिया, ये सब नाइट वॉचमैन होते हैं, है ना। जब मैच खत्म होने लगता है तो किसी को सिर्फ बैटिंग पिच पे टिके रहने के लिए भेज दिया जाता है नाइट वॉचमैन के लिए। तो मुझे लगता है केएल शर्मा या नाइट वॉचमैन की भूमिका में है। जैसे नाइट वॉचमैन की भूमिका में कभी संजय सिंह थे, कभी सतीश सिंह थे। बेसिकली वो सीट गांधी परिवार अपनी मानता है तो अब अपने लोग को हमेशा उतारेगा। तो केएल शर्मा यदि वहाँ से जीतते हैं तो कुछ समय रहेंगे, हो सकता है अगला चुनाव गांधी परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे लड़े, फिर वहाँ परिवार का कोई ना कोई आ जाएगा, ये सोच सकते हैं। मगर इस बार
के एल शर्मा के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि स्मृति ईरानी है वहाँ से एक बार जीत चुकी हैं और बड़ी वो फायर ब्रांड नेता रही हैं। जैसे उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मैं तो उम्मीद कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि वायनाड से चुनाव निपटाने के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और मैं उनको हराऊंगी। तो बीजेपी को मालूम था कि पहले चुनाव में वायनाड का पहले चरण में वायनाड है, वायनाड निपटाने के बाद गांधी परिवार के लोग यहाँ आएंगे। तो उस तरीके से बीजेपी ने अपनी तैयारी इन दोनों सीटों पे कर रखी। नहीं, उत्तर प्रदेश का सारा चुनाव, यदि हम चुनाव की बात करें तो कहें कि इंडियन इलेक्शन से यदि कास्ट को हटा दिया जाए, जाति का फैक्टर हटा दिया जाए तो कुछ बच नहीं रहता। तो उत्तर प्रदेश में तो राजनीति का गढ़ है, राजनीति का अखाड़ा है, तो उस राजनीति का अखाड़े में सारा चुनाव जातिवाद पे होता है। अभी हमने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव को स्मृति ईरानी का कैंपेन करने के लिए भेजा, पर्चा भरवाने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी चेहरा हैं, यादव हैं, और उस इलाके में यादव बहुल क्षेत्र बहुत सारे हैं। हम लोग ने उस वक्त चर्चा की थी वहाँ पे कौन कौन से पॉकेट यादव बहुल हैं। तो फिर बड़ी बात है, इस बार माहौल स्मृति ईरानी के लिए इसलिए मुश्किल वाला है क्योंकि उसमें इस बार समाजवादी पार्टी, जो यादवों की पार्टी कही जाती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार पिछले बार के मुकाबले कांग्रेस के लिए इस बार हालत ज़्यादा मुफीद है, हालत ज़्यादा आसान है। तो यही वजह है कि स्मृति ईरानी की इस बार मुश्किल हो सकती है। और ऐसा प्रचंड माहौल भी नजर नहीं आता जो पिछली बार मोदी लहर का आ भी रहा था। पिछली बार एकदम मोदी लहर थी, लोगों को दिख रहा था, बालाकोट का अटैक था, एक राष्ट्रवाद की लहर थी, लोगों में था कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है। तो उसके चलते मोदी के पीछे लोग खड़े हुए थे और मोदी जी को भारी सपोर्ट किया। तभी जो 282 से 303 सीटें पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में 72 सीटें थी, 72 से आगे निकल गई, क्योंकि पिछली बार बीजेपी सब जगह सैचुरेशन पे थी। मगर बीजेपी ने वो जो राष्ट्रवाद की लहर थी, जो बालाकोट की लहर थी और मोदी जी का एक नेतृत्व था, उसके चलते बीजेपी ने एक्सेल किया। मैंने अच्छा किया नहीं, बेस्ट किया। बेस्ट मतलब कि जो सोचा था उससे भी बेहतर किया। मगर वो सिचुएशन इस बार ऐसी नहीं लग रही। दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं, हम लोग ने देखा है। लेकिन ब्रजेश जी, एक मुद्दा तो यूपी में है अभी भी राम मंदिर का, वो आपको नजर आता है कि अमेठी में काम कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, हम लोग जो चुनाव को लंबे समय तक देखते रहे हैं और जानते हैं कि कोई मुद्दा तब तक फलता है किसी पार्टी के लिए जब तक कि वो मुद्दा हल नहीं हो जाता। यदि मुद्दा हल हो जाता है तो वो उतना वोट नहीं देता जितना कि जब तक हल नहीं हुआ था। तो एक राम मंदिर का मुद्दा है, लोगों में प्रचार का एक तरीका है। बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट है कि उसने मंदिर बनवाया, और बीजेपी का जो नैरेटिव है कि 500 साल में पहली बार मंदिर बना, तो वो तमाम चीज़ें बीजेपी प्रचार अभियान का हिस्सा हो सकती हैं। मगर वो प्रचार अभियान का हिस्सा में वो मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब वहाँ राम मंदिर बन चुका है। बीजेपी को जितना प्रचार करना था, जो कुछ करना था, जिन लोगों को भेजना था, जा चुका है। मगर अब देखिए, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा हम लोग फ़र्क देख रहे हैं कि गाँव और शहरों का फ़र्क। हम लोग जब शहरों में लोगों से बात करते हैं तो शहर के लोग खुल के मोदी, राम मंदिर, सनातन, इन सब की बातें करते हैं। मगर ठीक उलट जब हम गाँव जाते हैं तो गाँव में हवा एकदम बदली हुई है। गाँव का जो किसान है, जो गरीब है, वो तमाम बातें करता है और सरकार की आलोचना खुल के करता है, जो शहर का व्यक्ति नहीं करता है। तो गांव और शहर में बड़ा डिवाइड है इस बार इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। मगर बात वही है कि वोटर के मन में क्या है वो खुल के नहीं बताता। बिल्कुल, वोटर के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, खुल के नहीं बताता है वोटर। और जब वोट करता है तो उसे ही पता होता है कि उसने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है, उसके जहन में क्या था। क्या राम मंदिर का मुद्दा था, या महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, ये तो वोटर ही जानता है।